और फिर आज की क्लास के एंड पर फिर हम लोगों ने अपना सिलेबस वगैरह, पेपर पैटर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपसे डिस्कस करनी है। तो शुरू करते हैं जनाब। इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है और किस तरह से हम इस पर काम करते हैं और फाइनेंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो आपके पास इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग होती है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दरमियान का पीरियड होता है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग जिसकी मुद्दत 1 साल से कम है। इस आपको आप जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी जिसको आप कहते हैं कि वो अमाउंट या वो पैसे जो आपने 1 साल के अंदर अंदर क्या करने होते हैं, वापस करने होते हैं। जो आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है या जो मिड टर्म कहते हैं, जिसको आप इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग कहते हैं, ये बेसिकली 1 साल से लेकर 10 साल तक की मुद्दत के लोन्स होते हैं। यानी वो लोन्स जो क्या 1 साल से ज्यादा हो लेकिन 10 साल से क्या हो, कम हो। तो ऐसे लोन्स जो हैं वो इंटरमीडिएट फाइनेंस या टर्म लोन्स वगैरह जो है वो कहलाते हैं। थर्ड थिंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दैट इज मोर देन ऑफ 10 years. So a term loan represents debt originally scheduled for repayment in more than 1 year but generally less than 10 years. यानी ऐसे तमाम के तमाम लोन्स, ऐसे तमाम के तमाम फाइनेंसिंग, ऐसी तमाम की तमाम पेमेंट्स जो 1 साल से ज्यादा मुद्दत की हो लेकिन 10 साल से कम की हो, ऐसे चीजों क्या कहा जाता है, टर्म लोन। अब टर्म लोन्स के कई जो है वो मेथड्स हो सकते हैं या कई इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्रेडिट लाइन भी इसको कहा जाता है कि आप एक लोन ले लें, एक अमाउंट ले लें बैंक से, और जैसे जैसे आप उसको यूज करते रहेंगे उस यूज्ड अमाउंट के ऊपर आपने जो है वो इंटरेस्ट पे करना होता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, फॉर एवर होती है। अगर आप इसके एनुअल चार्जेस भरते रहे तो आप एक लंबे अरसे तक इस टर्म लाइन से या रिवॉल्विंग क्रेडिट से या क्रेडिट लाइन से आप फायदा उठा सकते हैं। टर्म फाइनेंसिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है लीजिंग, या जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो समझ लें आपके जो इसका इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड लीजिंग। इसको आप लीजिंग भी कहते हैं, इसको लीज फाइनेंस भी कहा जाता है, इसको लीजिंग फाइनेंस भी कहा जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीज। पहले देखते हैं लीज क्या होती है। लीज एक बेसिकली जैसे आप कहते हैं कि किसी भी चीज को किराए पर लेना। ठीक है, लीज इज बेसिकली कि आपने किसी बंदे से, और अब आप उसकी जो है वो रेंट की क्या किए चले जा रहे हैं, पेमेंट किए चले जा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप किसी बोरोइंग के अंदर पैसों के बजाय कोई एसेट बोरो कर लें, ठीक है जी, कोई गाड़ी लीज करा लें, कोई मशीनरी लीज करा लें, कोई हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट है, जनरेटर्स वगैरह हैं जो कंपनीज के होते हैं, बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आप एक साथ उसकी पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या के ले लें, आप इसको लीज पे ले लें। और आप उसकी जो है वो मंथली पेमेंट करते रहें। तो लीज दो तरह की होती है। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं लीजिंग है क्या। दरअसल आज हमारा ये मेन टॉपिक लीजिंग है। इन लीज फाइनेंसिंग द लेसी द रेंटर एग्रीज टू पे द लेसर द ओनर। दो पार्टीज होती है इसके अंदर, एक लीजी और दूसरा लेसर। लीजी वो जिसने लीज करवाई भी हो या जिसने सामान लिया हुआ हो, उठाया हो, और लेसर वो जिसने उसको सामान दिया हो, द ओनर। periodically for the economic use of lessers asset। याद रखिएगा कि इसके अंदर एसेट जो बिलोंग करता है वो ओनर को ही करता है। ओनर खुद खरीद कर अपने नाम पर करके आपको उसके यूज करने के राइट दे देता है। जैसे अगर आप बैंक से कार लीज करवाते हैं तो कार लीजिंग में जो गाड़ी होती है वो बैंक के नाम पे होती है, और आपको जो है वो सिर्फ उसको यूज करने का एक अथॉरिटी लेटर जो है वो मिल जाता है, बट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट रिटेन विद द बैंक। फाइनेंसिंग इज डिफरेंट। फाइनेंसिंग के अंदर तो फिर उसके बाद आपको मिलता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी इज द बैंक प्रॉपर्टी। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी होती है, खुदा ना खास्ता गाड़ी जो है वो डेंट करती है, तो द प्रॉपर्टी लॉस गोज टू द बैंक। लीजिंग के अंदर जब भी लीजिंग के रेट्स, लीजिंग का इंटरेस्ट किसको,
लाजमी कुछ आपने अमाउंट पे करनी पड़ती है, बट द मेजर लॉस गोज टू दी बैंक, ठीक है जी। सेकेंडली, इसका इसी वजह से लीजिंग का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फाइनेंसिंग के मुकाबले में ज्यादा भी होता है, बिकॉज ऑल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बैंक ने पे करनी होती हैं, क्योंकि बैंक इज द रियल ओनर। तो इसी वजह से वो आपका इंटरेस्ट रेट भी क्या करता है, आपसे ज्यादा चार्ज करता है। बट व्हाट कम्स टू फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में क्या करता है, बैंक आपको पैसे देता है कि भाई गाड़ी खुद खरीद लो, आपकी फाइनेंसिंग अप्रूव हो गई है, ये हमारे मर्चेंट्स हैं, इनमें जाओ, जो गाड़ी पसंद करनी है क्या कर लो, आप पसंद कर लो, कागजात आपके नाम पे बनेंगे, प्रॉपर्टी आपकी होगी, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहेंगे, उसकी लोन की पेमेंट करते रहेंगे। जिस दिन लोन की पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ये चीज जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। फिर में डॉक्यूमेंट्स मुझे उसमें जो अथॉरिटी लेटर होता है वो बैंक के पास होता है, क्योंकि बैंक की अप्रूवल के बगैर आप उस गाड़ी को सेल नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है जनाब, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, लीजिंग इज रिगार्डेड एज द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग सिमिलर टू बोरोइंग। ये बोरोइंग की तरह ही है, फर्क सिर्फ ये है कि बोरोइंग में कैश बोरो किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, लीजिंग के अंदर एसेट बोरो किया जाता है। कोई भी फिक्स एसेट है, इक्विपमेंट्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, लेकिन आपको कोई एसेट क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, इसकी आप उसको पैसे देते रहते हैं, देते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं, देन एसेट बिकम्स योर एसेट। अच्छा, लीजिंग हमारे पास दो तरह की है, एक कहलाती है ऑपरेटिंग लीज और दूसरी कहलाती है फाइनेंशियल लीज। कौन सी? सब लीज तो वो तो लैंड वगैरह की होती है, द मेन यहाँ पे हम जो है उसकी बात कर रहे हैं। लीजिंग तो जो गवर्नमेंट लैंड वगैरह देती है उसकी सब लीज होती है, लेकिन यहाँ पर वो क्या रहा है कि हम एक बंदे से सामान क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उससे पैसे लेकर उससे हमने पैसों के बजाय क्या ले लिया है, हमने एसेट ले लिया है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज इज जस्ट लाइक अ रेंट। जब तक आप रेंट पे करते रहेंगे, आप उस एसेट को इस्तेमाल करते रहेंगे, और जैसे ही आपने रेंट देना बंद कर दिया, लैंडलॉर्ड ने क्या कर दिया जनाब, आपसे कहा कि ये स्पेस क्या करते हैं, अब आप खाली करते हैं। ऑपरेटिंग लीज में आप सिर्फ और सिर्फ उस एसेट को ऑपरेट करने का पैसा क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। अ शॉर्ट टर्म लीज दैट इज ऑफन कैंसिलेबल। कैंसिलेबल का मतलब दोनों पार्टीज इसको किसी वक्त भी क्या कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं। अगर मैंने एक ऑफिस स्पेस रेंट पे लिया है, जब तक मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस दिन मैं उसको नहीं करना चाहूंगा, मैं उसको इंटीमेट कर दूंगा कि भाई मैं ऑफिस खाली कर रहा हूं, आपको नया अपना जो है वो बंदा ढूंढ ले। या फिर जो लैंडलॉर्ड है वो कह देगा जनाब 1 महीने के अंदर आप खाली कर दीजिए, मैं आपके साथ अब बात नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता। तो दोनों पार्टीज इसको किसी वक्त भी कैंसिल कर सकती हैं। द लीज पीरियड इज ऑफन लेस देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ 25 साल 30 साल, और आपको जो है वो सिर्फ 1 साल या 2 साल उस बिल्डिंग में रहते हैं और उसके बाद आप छोड़ के चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीज ऑफ एन ऑफिस स्पेस। ऑपरेटिंग लीज के अंदर एसेट कभी भी आपका अपना नहीं होता। जब तक आप किराया दे रहे हैं, आप एक किराएदार की तरह मौजूद हैं। जिस दिन किराएदार किराया देना बंद कर देंगे, वो स्पेस आप खाली करके चले जाएंगे, वो एसेट कभी भी आपको बिलोंग नहीं होगा। ऑपरेटिंग लीज में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करने का, उसको ऑपरेट करने का राइट मिलता है, उसके ओनरशिप राइट आपको नहीं मिलते। वेल, एज फार एज फाइनेंशियल लीज इज कंसर्न, इसमें हम जो है वो एसेट को हम आखिर में एक्चुअली अक्वायर कर लेते हैं। अ लॉन्ग टर्म लीज दैट इज नॉट कैंसिलेबल, इसको एक दफा अगर हमने एग्रीमेंट में डाल दिया, तो फिर जब तक ये लीज का टाइम है, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों पार्टीज पीछे नहीं हट सकती। द लीज पीरियड इज ऑफन द सेम एज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी एंड प्लांट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। गाड़ी आपने लीज कराई है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, आप उसको लीज का जो है वो लीज की अमाउंट देते रहे, देते रहे, देते रहे। जैसे ही वो लीज की सारी अमाउंट पे हो गई, अल्टीमेटली वो एसेट क्या हो गया, फिर आपका अपना हो गया। अब आपको मजीद कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं होती। सो ऑफन जो है वो आपके पास जो आपकी लीज लाइफ होती है, वो अल्टीमेटली इसी के ऊपर जो है वो बेस कर रही होती है, और इसी के ऊपर काम करते हुए हमने अपना सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो दीज आर बेसिकली दी 2 टाइप्स ऑफ लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड
फाइनेंशियल लीज। हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल लीज के ऊपर, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज तो में तो कोई काम ही नहीं है, उसमें तो ये है कि सिर्फ आपने किराया देते रहना है। जब तक आप किराया देते रहेंगे आप उस बिजनेस को ऑपरेट करते रहेंगे, उस चीज को यूज करते रहेंगे। लेकिन फाइनेंशियल लीज के अंदर हमने पेमेंट्स करनी होती है, लोन की तरह इसको जो है पैसे वापस करने होते हैं। तो थोड़ा सा हम काम करते हैं टर्म लोन्स के ऊपर, लीजिंग के ऊपर बाद में आते हैं। पहले थोड़ा सा काम करते हैं कि लोन्स वगैरह जो होते हैं वो किस तरह से वापस किए जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के दरमियान जो इंटरमीडिएट लोन्स होते हैं, दैट इज रिवॉल्विंग क्रेडिट और टर्म लोन्स, इसको किस तरीके से डील किया जाता है। चलें जी शुरू करते हैं सवाल। Rex company is expanded its chain of fast food outlets. The program will require a capital expenditure of 3 million. ठीक है जी, आपको अपनी फास्ट फूड चेन को एक्सपेंड करने के लिए 3 मिलियन का पैसा चाहिए, विच मस्ट बी फाइनेंस। इनके पास अपने पैसे नहीं है, लिहाजा इनको लाजमी किसकी जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, लोन की जरूरत है। द कंपनी हैज सेटल्ड ऑन ए 3-year रिवॉल्विंग क्रेडिट ऑफ 3 मिलियन। हमने एक बैंक से बात की और उन्होंने हमको 3 साल का क्या दे दिया, रिवॉल्विंग क्रेडिट। अच्छा, रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा सा पहले ये समझ लें। रिवॉल्विंग क्रेडिट के अंदर आप जितना अमाउंट यूज करते हैं उसे ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है जी, लोन में और रिवॉल्विंग क्रेडिट में फर्क है। रिवॉल्विंग क्रेडिट में सपोज कर लीजिए आपको 3 मिलियन की इन्होंने आपको एक लिमिट दे दी, अभी आपने सिर्फ 1 मिलियन यूज किया है, 2 मिलियन इस्तेमाल नहीं किए, तो आपने जो इंटरेस्ट देना होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे देना होगा, 1 मिलियन पे देना होगा। 2 मिलियन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। फिर आपने 1 मिलियन और यूज कर लिया, अब आपकी यूसेज कितनी हो गई, 2 मिलियन हो गई। तो अब आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो कितने पे करना है, 2 मिलियन पे करना है, 1 मिलियन पे। दोबारा बताइए, जब आपको एक तरह से एक लिमिट मिल जाती है, आपको पैसा बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, आप बिल्कुल सही है, तब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। ठीक है जी, अब आपने कहा क्या, नहीं लगेगा जब तक आप पैसा, जैसे जैसे लगा क्रेडिट कार्ड में अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं, इस महीने आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, तो इट मीन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हाँ, एनुअल चार्जेस वगैरह होते हैं जो साल में एक बार देने पड़ते हैं उसकी फी, लेकिन इसके अलावा कोई पैसे आपने पे, हाँ आपके पास अगर 2 लाख की लिमिट और आपने सिर्फ 5,000 रुपए पे किए या 5,000 रुपए यूज किए, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ कितने पे लगेगा, 5,000 पे लगेगा। 1,95,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, अब आपने क्या किया, अगले महीने आपने 2 मिलियन में से 0.8 मिलियन वापस कर दिए, तो जो नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 1.2 मिलियन पे लगेगा, क्योंकि आपने प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर दिए, वापस कर दिए। लेकिन इसमें एक मसला ये होता है कि बैंक को भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक क्या करता है, आपके साथ एक काम करता है, कहता है जनाब हमने आपको पैसा दे दिया, आपके अकाउंट में डाल दिया, अब ये पैसा हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको लेट सपोज 3 महीने तक इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारा तो उसमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे एक कमिटमेंट फी चार्ज कर दूंगा, अनयूज्ड अमाउंट की आपको क्या पे करनी पड़ेगी, कमिटमेंट फी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ और अब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इससे अल्टीमेटली मेरा क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट में उन्होंने कहा जनाब, विच मे बी कन्वर्टेड इनटू 3-year टर्म लोन एट द एक्सपायरेशन ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट। अच्छा, टर्म लोन क्या होता है, टर्म लोन में होता है कि जनाब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, यूज करें या ना करें, अब आपको इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। ठीक है जी, जैसे आपके लोन की अमाउंट होती है, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं हो रही, अब लोन की बात हो रही है। 3 लाख का लोन लिया, पैसा अकाउंट में डाल दिए, अब आपकी मर्जी है इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन अब आज ही के दिन से इंटरेस्ट लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो। और जितने अरसे का आपने लोन लिया, 3 साल का लोन लिया सपोज कर लें आपने, और आप ये चाहते हैं कि यार मैं कहीं से पैसा आ गया, अब मैं 1 साल में लोन क्या करना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ, तो बैंक कहेगा कि आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अर्ली सेट ऑफ करने की, अर्ली राइट ऑफ करने की आपको क्या पे करनी पड़ती है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक आपके बिहाफ पर कहीं और से पैसा उठा के उसने आपको दिया था। अब आप तो पैसा जल्दी वापस कर देंगे, लेकिन बैंक को अल्टीमेटली आगे प्रॉफिट 2 साल तक क्या करना है, तो वो प्रॉफिट वो कहां से देगा, वो अल्टीमेटली आपकी पेनल्टी से क्या करेगा, वो प्रॉफिट
हासिल करेगा, कवर करेगा, क्योंकि उसको आगे 2 साल तक प्रॉफिट देना है। तो बैंक का ये कहना होता है कि आप अगर लोन जल्दी वापस करेंगे तो उसके ऊपर आपने पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अभी उसके रेट्स वगैरह आगे आते हैं। द कमिटमेंट फी फॉर बोथ क्रेडिट एग्रीमेंट इज 0.5% ऑफ द अनयूज्ड पोर्शन। दोनों जगहों के ऊपर, टर्म लोन के ऊपर और रिवॉल्विंग क्रेडिट के ऊपर जो कमिटमेंट फी है वो कितनी है? 0.5%। The bank has quoted REX an interest rate of 1% over prime for the revolving credit and 1.5% over prime for the term loan. अच्छा, over prime का मतलब यही है used amount पे। over prime का मतलब कि used amount का आपने कितना इंटरेस्ट देना है? 1% in the case of revolving credit और 1.5% in the case of term loan। ठीक है जी। तो ओवर प्राइम का मतलब यूज्ड अमाउंट के ऊपर आपने क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। इफ दैट ऑप्शन इज टेकन, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बोरो 1.4 मिलियन एट द आउटसेट। कंपनी जनाब 1.4 मिलियन फौरन ही क्या कर लेगी? उसमें से इस्तेमाल कर लेगी। यानी 3 मिलियन में से 1.4 मिलियन उसको फौरन क्या करने हैं? इस्तेमाल करने हैं। एट द आउटसेट का मतलब फौरन। and another 1.6 million at the end of first year। और जो बाकी 1.6 मिलियन रह जाएगा उसके लिए इस साल का इख्तिताम या अगले साल की शुरुआत। एट द एक्सपायरेशन ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट, जब 3 साल की रिवॉल्विंग क्रेडिट खत्म हो जाएगी, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू टेक डाउन द फुल टर्म लोन। तो कंपनी इस 3 मिलियन को किस में कन्वर्ट करा लेगी? फुल टाइम लोन में कन्वर्ट करा लेगी। एट द एंड ऑफ द 4th, 5th and 6th years, it expects to make principal payment of, और हर साल उसके कितना कितना पैसा वापस करती रहेगी? 1 मिलियन वापस करती रहेगी। तो 6 साल का ये पूरा प्रोग्राम है। 3 साल का रिवॉल्विंग क्रेडिट है और 3 साल का टर्म लोन है। कह रहे फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 6 years व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कमिटमेंट फी इन डॉलर्स। कह रहे जनाब आप कमिटमेंट फी कितनी पे करेंगे? कमिटमेंट फी मैंने बता दी, अनयूज्ड पोर्शन के ऊपर आपने फी पे करनी पड़ती है। What is the expected dollar interest cost above the prime rate? और साथ ही साथ ये बता दें कि 6 साल में आप टोटल कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। और उसका रूल ये है कि जितना यूज होगा उसके ऊपर आपने क्या पे करना? इंटरेस्ट पे करना। कमिटमेंट फी दोनों में है 0.5%। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? इंटरेस्ट दोनों में, रिवॉल्विंग का इंटरेस्ट रेट है 1% और टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट है 1.5%। कमिटमेंट दोनों में कितनी की है? 0.5% की कमिटमेंट। ठीक है जी, शुरू करें। ओके जी, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहां पर एक टेबल तैयार करना है, कंप्यूटेशन फॉर कमिटमेंट फी एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। हम इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट 3 years रिवॉल्विंग क्रेडिट के लिए एंड द नेक्स्ट 3 years टर्म लोन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज रिवॉल्विंग क्रेडिट। याद रखिएगा हमें क्रेडिट लाइन कितने की मिली थी? 3 मिलियन की मिली थी, जिसमें से हमने ऑन द स्पॉट पहले ही दिन कितना यूज कर लिया था? 1.4 मिलियन। तो हमने यहाँ पे 4 चीजें बनानी है, अमाउंट बोरोड, अनयूज्ड पोर्शन, कमिटमेंट फी और इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट 2 है, 1% फॉर रिवॉल्विंग क्रेडिट एंड 1.5% फॉर टर्म लोन। कमिटमेंट फी दोनों के लिए कितनी है? 0.5%। ठीक है जी, डन हो गया। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। अमाउंट बोरोड 1.1 मिलियन आपने फॉरेन की फॉरेन क्या कर ली थी? निकाल ली थी। 1.4 की थी, 1.1 की थी? 1.4 मिलियन। ठीक है जी, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 1.4 ही है, ये थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ भाई। अच्छा जी, अगर 1.4 आपने यूज कर लिया तो अनयूज कितना रह गया? 1.6 आपका अनयूज रह गया। अनयूज पोर्शन के ऊपर आपने क्या पे करनी है? कमिटमेंट फी पे करनी है। कितना? 0.5%। जरा निकालिए 0.5% कितना बनता है? $8,000 का आ गया कमिटमेंट फी। इंटरेस्ट कॉस्ट यूज अमाउंट पे लगती है, अनयूज पे कमिटमेंट फी और यूज पे इंटरेस्ट। तो यूज पोर्शन था 1.4 मिलियन
और उस पर इंटरेस्ट कितना देना है आपने, 1%। कितना बन गया, ये हो गया 14,000। क्लियर हो गई बात। पहला साल कंप्लीट हो गया। पहले साल पे उन्होंने आपसे दो चीजें पूछी थी, कमिटमेंट फी बता दीजिए और इंटरेस्ट की कॉस्ट बता दीजिए। कमिटमेंट फी आ गई 8,000 की और इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई 14,000। नहीं, यूज वाले पे इंटरेस्ट लगेगा, अनयूज पे ठीक है जी। अगर आप सारा का सारा यूज कर लेंगे तो कमिटमेंट फी बिकम जीरो एंड इंटरेस्ट बिकम मैक्सिमम, और अगर आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट इज जीरो, कमिटमेंट फी इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट टाइम इन्होंने कहा था कि जनाब इस साल के एंड के ऊपर आप 1.6 मिलियन और बोरो कर लेंगे। तो 1.4 तो आपने पहले ही बोरो किया हुआ था, जो रिमेनिंग 1.6 था वो भी बोरो कर लिया। तो नाउ द टोटल बोरोइंग बिकम 3 million, unused portion become zero, there is no unused portion remaining, commitment fee is zero because आप सारा पोर्शन यूज कर चुके हैं, तो there is no commitment fee, but you have to pay the interest on the total borrowing. total borrowing become 3 million, 3 million का 1% हो जाएगा, $30,000 की इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। एनी क्वेश्चन? तीसरे साल भी सेम पैटर्न कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अल्टीमेटली आप सारी की सारी अमाउंट बोरो कर चुके हैं। अनयूज पोर्शन जीरो रहेगा, कमिटमेंट फीस जीरो रहेगी और एनी इशू। चलें यहां तक कॉपी करें तो जल्दी से फिर आपको टर्म लोन समझाते हैं फिर। ठीक है जी, डन। आइए जनाब, अब उन्होंने कहा था कि जब ये 3 साल की रिवॉल्विंग क्रेडिट खत्म हो जाएगी तो यही अमाउंट को कन्वर्ट करा लेंगे किसमें, टर्म लोन में। यानी अब क्रेडिट लाइन खत्म हो गई और क्या शुरू हो गया, टर्म लोन। टर्म लोन की पेमेंट ये है कि कमिटमेंट फी रिमेन सेम, दैट इज 0.5%, बट द इंटरेस्ट रेट बिकम 1.5%। कमिटमेंट फी अप्लाई डायरेक्टली अनयूज पोर्शन पे होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट अप्लाई जो होगी वो इस पे होगी, यूज पे होगी। और इनका रूल ये था कि ये हर साल 1-1 मिलियन क्या करते रहेंगे, वापस करते रहेंगे। तो जो पहला साल आएगा तो डेफिनेटली 3 मिलियन की बोरोइंग थी, अभी भी वैसे ही है। अनयूज पोर्शन इज जीरो, commitment fee is also zero, but this time the interest cost is 1.5%. तो 3 million का आपने लेना है 1.5%, that should be 45,000। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 1 मिलियन आपने इस साल के एंड पे क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो पहले बोरोइंग थी 3 मिलियन की, 1 मिलियन क्या कर दिया आपने, रिटर्न कर दिया। अब बोरोइंग कितनी रह गई, 2 मिलियन की, लेकिन अनयूज पोर्शन कितना हो गया, अनयूज पोर्शन 1 मिलियन, क्योंकि जो अमाउंट आपने वापस कर दिया अल्टीमेटली इट बिकम अनयूज पोर्शन। तो वापस कर दिया तो आप, बैंक तो ये कहता है कि आप 3 साल के बाद ही वापस करें, एक साथ ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने उसको 1 मिलियन क्या कर दिया, हमने वापस कर दिया। तो अनयूज पोर्शन बिकम 1 मिलियन। 1 मिलियन के ऊपर आपने कितनी कमिटमेंट फी देनी है,
0.5%, तो दैट शुड बी 5,000। और इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? 2 मिलियन पे लगेगा। 2 मिलियन का 1.5% बिकम 30,000 हो गया। 5वें साल के एंड के ऊपर आपने 1 मिलियन और वापस कर दिया, तो नाउ द बोरोइंग बिकम 1 मिलियन, अनयूज्ड पोर्शन बिकम 2 मिलियन, कमिटमेंट फी बिकम 10,000 और इंटरेस्ट कॉस्ट बिकम 15,000। तो ये हमारा पूरा का पूरा फाइनेंसिंग का एक पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं उनको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज करा दूं कि आज हमारा काम क्या है। टुडे इज द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर का नाम है इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग। ठीक है जी, इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग। इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग क्या होती है थोड़ा सा समझ लें। फाइनेंसिंग हमारे पास 3 तरह की, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म या इंटरमीडिएट टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग जिसकी मुद्दत 1 साल से कम होती है। मिड टर्म या इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग जिसकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा है लेकिन 10 साल से कम है, इसको इंटरमीडिएट लोन्स कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई चीज 10 साल से ऊपर की है तो वो चली जाती है फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में। इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग के 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं या 2 मेन है। एक है टर्म लोन्स, ऐसे लोन्स जिनकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होती है लेकिन 10 साल से कम होती है। और दूसरी चीज होती है लीजिंग, आप चीज लीज पे लेते हैं, एसेट्स को आप क्या करवाते हैं, लीज कराते हैं। ऐसे एसेट्स जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं और आप उसको एकदम परचेज नहीं कर सकते, ऐसे एसेट्स आप क्या करवा लेते हैं, लीज करवा लेते हैं। लीज में और लोन में फर्क ये है कि लोन में पैसे मिलते हैं, लीज में एसेट मिलता है। लीजिंग कंपनी खुद एसेट खरीद कर आपको यूज करने के लिए दे देती है और आपसे वो पर ईयर उसका रेंट क्या करती है, चार्ज करती है। रेंट चार्ज करती है प्लस उसमें से कुछ उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी आपसे क्या कर ली जाती है, ले ली जाती है। जैसे ही आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पूरी हो जाती है वो एसेट फिर आपका हो जाता है। लीज 2 तरह की होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज ऐसी लीज जिसमें एसेट कभी भी आपका अपना नहीं होगा, आप सिर्फ किराया देते रहेंगे, वो एसेट कभी भी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। जस्ट लाइक लीजिंग ऑफ एन ऑफिस स्पेस, लीजिंग ऑफ ए घर। घर जो लोग रेंट पे लेते हैं, आप रेंट पे करते रहेंगे लेकिन वो एसेट कभी भी आपका अपना नहीं होगा। जिस दिन आपका एग्रीमेंट कैंसिल होगा यू हैव टू वेकेंट द ऑफिस स्पेस या घर जो भी है। फाइनेंशियल लीज के अंदर वो एसेट एक ना एक दिन आपका हो जाता है क्योंकि आप उसके रेंट के साथ साथ उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल लीज इज नॉट कैंसिलेबल, दोनों पार्टीज एक दफा जब एग्रीमेंट कर लें तो पीछे नहीं हट सकती। ऑपरेटिंग लीज इज कैंसिलेबल, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे वो उसकी वक्त किसी वक्त भी इस लीज को कैंसिल कर सकता है और एग्रीमेंट छोड़कर जा सकता है। क्लियर हो गई बात। ऑपरेटिंग लीज में एसेट आपकी बैलेंस शीट पे नजर नहीं आएगा, फाइनेंशियल लीज में एक ना एक दिन वो एसेट आपकी बैलेंस शीट पे नजर आ जाएगा। फाइनेंशियल लीज के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फाइनेंसिंग के, क्योंकि प्रॉपर्टी लीजिंग कंपनी के नाम पे होती है, उसकी एक्साइज, उसका प्रॉपर्टी, उसका कस्टम, ये सारा का सारा उसी कंपनी को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, प्लस द मैक्सिमम रिस्क। प्रॉपर्टी के डैमेज होने की सूरत में, प्रॉपर्टी के चोरी होने की सूरत में जो लीजिंग कंपनी है, क्योंकि वो एसेट उसके नाम पर है, तो वो ज्यादातर मेजर डेंट उस कंपनी को क्या पड़ता है, इस भरना पड़ता है। इस वजह से लीजिंग कंपनीज बहुत सोच समझकर सिर्फ अपने चंद क्लाइंट्स के साथ ही काम करती हैं जो उनके साथ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बना के रखें, एसेट का भी ख्याल रखें, एसेट को भी जो है वो ज्यादातर जो है वो खराब ना कर दें, ऐसी कंडीशन में ना ले आए कि अगर कभी एसेट दोबारा उठाना हो तो वो किसी काम के काबिल ना हो। इसी वजह से जो लीजिंग कंपनीज होती हैं वो आके एसेट्स का इंस्पेक्शन भी वक्तन फवक्तन करती हैं। हैवी ड्यूटी जनरेटर्स हो गए, हैवी ड्यूटी मशीनरीज हो गई, प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, जब ये लीज कराए जाते हैं तो इसका पार्ट होता है, इसकी ऑडिट होती है बाकायदा, और लीजिंग कंपनी आके उसका प्रॉपर तरीके से ऑडिट भी करती है क्योंकि ये एसेट उन्हीं को क्या करता है, बिलोंग करता है।
तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था टर्म फाइनेंसिंग। टर्म फाइनेंसिंग में आपको दो चीजें कराई, एक रिवॉल्विंग क्रेडिट और एक टर्म लोन। ठीक है जी, एक वार्म अप एक्सरसाइज थी। अब चलते हैं जरा सा टर्म लोन के ऊपर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन ऑफ टर्म लोन्स, और इसको कहा जाता है एमोटाइजेशन शेड्यूल। ठीक है जी, कि जब आप कोई भी लोन वापस करते हैं तो उस लोन में के दो पार्ट होते हैं, एक उस लोन में इंटरेस्ट और एक उस लोन में प्रिंसिपल अमाउंट। तो बैंक किस तरीके से आपके लोन को शेड्यूल करता है, किस तरीके से वो आपको एमोटाइज करता है। ठीक है जी, तो आपने जब कभी भी आप कोई गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं या कोई लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक आपको बकायदा उसका एक शेड्यूल देता है कि आपने अगले 10 साल तक या 5 साल तक जो भी आपने पेमेंट्स करनी है उसमें से ये प्रिंसिपल होगा और ये उसमें क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा। तो हम ये आज बना के देखेंगे कि एमोटाइजेशन शेड्यूल बनता कैसे है। कल के को जब आपके पास कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आए और वो आपको कोई लोन ऑफर करे, तो आपको पता हो कि जनाब जो एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाए इसको किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, इसमें कितना इंटरेस्ट लगाया गया है, और इंटरेस्ट जो लगाया गया है वो सही भी लगाया गया है, या रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जी हमारा इंटरेस्ट 12% है। अब आपको क्या पता कि 12% है भी या नहीं है। तो उसका आज हम एक पूरा पैटर्न बना के देखेंगे, जिसमें आप किसी भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं जी आप जो 12% कह रहे हैं ये मेरे हिसाब से 12% नहीं है। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से पेमेंट करते हैं, आइए इसको एक छोटे से क्वेश्चन से देखते हैं। ईवा फैशंस कॉर्पोरेशन विशेस टू बोरो $6 लाख ऑन ए 5 ईयर टर्म बेसिस। ठीक है जी, $6 लाख का ये लोन लेना चाह रहे हैं, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। नेशनल बैंक इज विलिंग टू मेक सच लोन एट 14% रेट। ठीक है जी, नेशनल बैंक जो है उनको ये लोन देने को तैयार है, किस रेट के ऊपर, प्रोवाइडेड द लोन इज कंप्लीटली एमोटाइज ओवर द 5 ईयर पीरियड। ठीक है जी, इसका मतलब और साथ में ये भी होगा कि इसको पूरा एमोटाइज करके पे करना है, यानी प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट्स एक साथ क्या होंगी, जाएंगी। पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दी 5 ईयर्स। हर साल के आखिरी तारीख को यानी दिसंबर 31 को आपने जो है वो इसका अमाउंट क्या करनी है, पे करनी है। सेटअप एन अमोर्टाइजेशन टेबल शेड्यूल ऑफ इक्वल लोन पेमेंट्स दैट विल सेटिस्फाई दीज कंडीशन। कह रहे जनाब आपसे एक ऐसा अमोर्टाइजेशन टेबल बनाइए जो कि इस 5 किस्तों में पूरा का पूरा लोन क्या कर दे, अमोर्टाइज कर दे, जिसमें 14% का क्या शामिल हो, इंटरेस्ट भी शामिल हो, और साथ साथ उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या हो, शामिल हो। बी श्योर टू शो बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द ओवरऑल पेमेंट्स। और आपने इसको इस तरह से बनाना है कि बिल्कुल क्लियर नजर आए कि कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है। ठीक है जी, शुरू करें। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। सवाल देख लीजिएगा, 6 लाख की बोरोइंग है, 14% का इंटरेस्ट रेट है, टाइम पीरियड कितना है, तो हमें ये 3 चीजें चाहिए। अब इसको हम सेटअप कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि लोन की इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी। ठीक है जी, 6 लाख का लोन है, 14% का इंटरेस्ट रेट है, तो यकीनन हमने एक खास अमाउंट इंस्टॉलमेंट के तौर पे क्या करनी है, पे करनी है। तो पहला सवाल तो ये कि इंस्टॉलमेंट आएगी कैसे। इसके लिए आपको चाहिए होगा प्रेजेंट वैल्यू का टेबल। प्रेजेंट वैल्यू ऑनिटी का ये टेबल है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1 ऑनिटी। ऑनिटी क्या होती है, बिल्कुल सही, इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टॉलमेंट जिसे आप कहते हैं, ऑनिटी में ये फर्क होता है कि ये इसका कैश फ्लो हमेशा इक्वल होता है और एक खास पीरियड के बाद दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि हर साल की आखिरी तारीख पर आप एक खास अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे। दैट इज बेसिकली दी ऑनिटी। तो हमें ऑनिटी का रेट चाहिए, उसका हमें फैक्टर चाहिए। 6 लाख का लोन कैसे ड्राइव करेंगे, तो हमारा अगर आप याद करें इंटरेस्ट रेट कितना था, 14% था, तो हम 14% में आ गए। कितने ईयर के लिए था, सो द फैक्टर जो यहाँ पे मिलेगा वो कितना मिलेगा। ठीक है जी, ये मिला आपको 3 पॉइंट, व्हाट हैपेंड, चलिए 3.4331 ये मिल गया आपको, आपका मतलूबा
डिस्काउंट फैक्टर, या जिसको आप ऑनिटी फैक्टर भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए एक तरफ इसको साइड में लिख लीजिए 3.4331। तो अब हमने इसकी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए सिंपल क्या करना है कि हमने डिस्काउंट फैक्टर फॉर द 5 एनुअल पेमेंट्स एट 14% इज 3.4331, ये हमने निकाल के रख लिया अलग से। अब हमारे पास जो लोन की अमाउंट थी वो कितनी थी, तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, 6 लाख से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 लाख डिवाइडेड बाय द डिस्काउंट फैक्टर, तो आपको आपकी इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी कि एक साल की इंस्टॉलमेंट कितनी है। कितनी आ गई, 174,769। ठीक है जी, ये आ गई आपकी एक साल की इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगले आने वाले 5 सालों तक हर साल आपने 1,74,769 क्या करने हैं, पे करने हैं। अब सवाल इसमें यह है कि इस इंस्टॉलमेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसमें होगा इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट कॉस्ट, और दूसरी होगी इसमें प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब हमने इस 1,74,000 को बाइफरकेट करना है दो चीजों में, इसमें से इंटरेस्ट अलग करना है और प्रिंसिपल अमाउंट क्या करनी है। उसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल, इसमें हमें चाहिए होंगी 5 चीजें, एंड ऑफ द ईयर, लोन पेमेंट, एनुअल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की ओइंग। चलिए एक मैं बना देता हूं, बाकी आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। पहले तो आप फोकस कर लीजिए। इसको मैंने स्टार्ट किया जीरो से, 0 1 2 3 4 एंड 5। जीरो इस जिस दिन आपको लोन मिलेगा, कितना लोन मिला आपको, हमें 6 लाख का क्या मिल गया, लोन मिल गया। तो ये आ गई हमारी बोरोइंग। अब पहले साल के एंड के ऊपर आपने कितनी अमाउंट पे करनी है, 174,769। क्लियर हो गई बात। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना होगा, 6 लाख का 14% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 6 लाख का जरा 14% ले लीजिए, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 84। इसका मतलब 1,74,769 में से 84 तो क्या निकल गया, तो बाकी क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई। प्रिंसिपल निकालिए कितना बनता है, और उसको फिर किसमें से माइनस कर दें, बोरोइंग में से, क्योंकि प्रिंसिपल आपने रिटर्न कर दिया है। तो जब आप रिटर्न कर देंगे प्रिंसिपल की अमाउंट, तो कितना हो जाएगा, ये 509,231। क्लियर हो गई बात। जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता रहेगा, जैसे जैसे बोरोइंग अमाउंट कम होती रहेगी, इंटरेस्ट भी क्या होता रहेगा साथ साथ, और प्रिंसिपल क्या होता रहेगा साथ साथ, बढ़ता रहेगा। क्योंकि हम जो फिक्स पेमेंट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 174। तो अगले साल जब 14% का रेट लगेगा तो वो किस वैल्यू पे लगेगा, 509,230। चलिए जरा एमोटाइज करें, शाबाश, जल्दी से 4 साल लेके आपके आंसर क्या आता है, कहां से, 6 लाख में से आपने 84,000, इसमें से जो वो तो इंटरेस्ट निकल गया, पहले आपने इसमें से ये माइनस करें, 174,769 में से 84 माइनस करें। कितना आया, अब उसको जो आंसर आया उसको 6 लाख में से माइनस कर दें, ताकि पता चल जाए कि प्रिंसिपल कितना कम हुआ। वन सेवेंटी फोर, 5 साल।
कितना बच रहा है? $1, राउंड ऑफ हो जाएगा। चलिए जरा नेक्स्ट वैल्यू लिखवाइए। लोन पेमेंट इज अगेन 174,769। इस दफा जो आपने 14% लिया होगा वो कितने पे लिया होगा? 509,231 का। कितना बना? 71292। अब आपने क्या किया होगा? 174 में से 71292 माइनस कर दिए होंगे। जो आंसर आया होगा उसको इसमें से क्या कर दिया होगा? फिर आपने माइनस कर दिया होगा। तो जनाब आपका अमाउंट आएगी 405,754। नेक्स्ट आ जाइए, फिर आपने दोबारा यही पेमेंट की 174,769। इंटरेस्ट कॉस्ट रिमेन्स सेम, थोड़ा सा और कम हो गया, दैट इज 56,806। 287, 174, इसको आपने राउंड ऑफ करके आखिर में क्या लिख देना है? 0। डायरेक्ट 0 कर देना उसको। कौन सी वाली? ये वाली वैल्यू कैसे है? ये वाली सेकंड वाली कौन सी? ये वाली? अच्छा मैं देखो दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, यहां पर देखो, ये क्लियर हो गया 71 कैसे आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 174,769 में से माइनस कर देना है 71,292। ये आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा कितना आया। 1034। क्लियर हो गई बात? अब ऊपर वाली वैल्यू में से ये अमाउंट क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। 509,231 माइनस 103,477। Now it will become कितना आया? यही आया। 405,754। इसी तरह से हर स्टेप के अंदर एक एक अमाउंट आपने शामिल करती रहेंगे। ठीक है जी, डन। एनी क्वेश्चन? एमोटाइजेशन शेड्यूल समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से एमोटाइजेशन शेड्यूल आपको चाहिए होगा? आप टोटल अमाउंट लेंगे, अमाउंट का जो है वो आपने इसको डिवाइड करना है उसके ऑनिटी फैक्टर से, आपको इंस्टॉलमेंट का प्लान पता चल जाएगा, पर ईयर की इंस्टॉलमेंट पता चल गई। अब आपने उसको जो है वो उसके रेट से उसको मल्टीप्लाई करते हुए पहले इंटरेस्ट निकाल लेना है और फिर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को उसमें से माइनस करते हुए अगले साल की अमाउंट फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा जी, अब आते हैं, ये तो हमारा टर्म फाइनेंस यहाँ पर खत्म हुआ। हमारे दो टॉपिक करने थे, एक टर्म का और एक लीज का। अब आते हैं जरा सा दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड दी लीजिंग। ठीक है जी, कि लीज क्या होता है और लीज किस तरह से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। लीज में भी हम फाइनेंशियल लीज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हम इसके अंदर ऑपरेटिंग लीज की बात नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी फाइनेंशियल लीज। क्योंकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर तो कुछ भी नहीं, एक रेंट की अमाउंट होती है जो आपने हर दफा क्या करनी होती है? पे करनी रहती है in order to continue the services. Now, करना क्या है जनाब? इसमें आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है लीज की इक्वेशन से। अभी लीज की इक्वेशन आगे आ जाएगी कि लीज की इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से आप लीज की इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसकी कैलकुलेशन करवाता हूं। Assuming that annual lease payments are made in एडवांस। अच्छा, अब लीज में ये मसला होता है कि लीज में
जिस दिन आप लीज कराते हैं पहली किस्त आपने किस में देनी पड़ती है? एडवांस में देनी पड़ती है। इसको कहा जाता है ऑनिटी ड्यू। ऑनिटी दो तरह की होती है, एक सिर्फ ऑनिटी और एक ऑनिटी ड्यू। ऑनिटी ड्यू के अंदर जो पहली किस्त होती है, जैसे आम इंस्टॉलमेंट्स में होता है, जब हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं तो उसका रूल ये होता है कि जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आपने क्या देनी है? ऑन द स्पॉट देनी है, यानी प्रेजेंट वैल्यू पे देनी है। अगर आप 12 किस्तों पे ले रहे हैं तो एक किस्त एडवांस में चली जाती है और 11 किस्तें बन जाती हैं। कहने का मतलब ये कि जो पहली अमाउंट है उसके ऊपर इन्फ्लेशन या डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं होता, तो बाकी 11 पे होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसके टाइम के बाद आती है। तो यहां पर जब भी बात होगी वो किसकी बात होगी? ऑनिटी ड्यू की बात होगी। इसमें छोटा सा एक फर्क है, इक्वेशन में इसको समझाऊंगा कि कैसे पता चलेगा। एंड दैट देयर इज नो रेसिडुअल वैल्यू। एसेट जब अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो उसकी कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं होगी। सैल्वेज वैल्यू भी जिसे आप कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी जिसे आप कहते हैं। सॉल्व फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इसमें टोटल चीजें 4 होती हैं। एसेट की कॉस्ट, जो एसेट खरीदा गया उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी लीज की पेमेंट क्या है, लीज की इंस्टॉलमेंट क्या है, कितने साल का इंटरेस्ट रेट है और कितने साल की लीज है। तो वी हैव टोटल 4 अननोन्स। परचेज कॉस्ट, फिर से सुन लीजिए, 4 अननोन्स, परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट, ईयर्स और इंटरेस्ट रेट। इन 4 में से कोई 3 चीजें आपको दे देंगे और कहेंगे जरा चौथी चीज निकाल के बताओ। परचेज कॉस्ट निकाल के बताइए, इंटरेस्ट रेट पर निकाल के बताइए, नंबर ऑफ ईयर्स पर निकाल के बताइए। तो इसी तरह से ये 4 सवाल इन्हीं 4 अननोन्स को फाइंड करने में निकलेंगे। तो पहली चीज देखें, फॉर परचेज प्राइस ऑफ 46,000 एन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% and a 6-year lease period, solve for the annual lease payment। आपसे कहें जनाब एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 46,000, उसका लीजिंग पीरियड है 6 years। अच्छा, ऑनिटी ड्यू की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो ऑन द स्पॉट चली जाएगी। इसका मतलब जो टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगी वो सिर्फ कितनी बनेगी? 5 बनेगी, क्योंकि जो पहली इंस्टॉलमेंट है 6 साल की, जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको इन एडवांस देनी है, उसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। और फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं फॉर दी सॉल्व फॉर दी एनुअल लीज पेमेंट। शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन लिखनी है कंप्यूटेशन में, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर लीज पेमेंट। ये एक फॉर्मूला है कि अगर आपने किसी भी इक्वेशन की, अगर आपने किसी भी चीज की यानी कि लीज अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए आप एक सिंपल से फॉर्मूला यूज करते हैं, परचेज कॉस्ट लीज पेमेंट प्लस लीज पेमेंट PVIFA। एब्रीवेट करें इसको, PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑनिटी। ऑनिटी इस वजह से क्योंकि एक फिक्स अमाउंट होगी जो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करनी है आपने? पे करनी है T-1। वाई T-1? क्योंकि पहली वाली के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। 6 इंस्टॉलमेंट में जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो करंट वैल्यू पे देनी है, आज ही के दिन देनी है। इसका मतलब जो उसकी वैल्यू है वो आज की प्रेजेंट वैल्यू ही है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत। और ये चीज यहां से नजर आ रही है, जो उन्होंने पहली वाली लीज अमाउंट है वो उन्होंने पहली क्या कर ली है? ऐड कर ली है। तो बाकी 5 के लिए उन्होंने क्या लगाया? इंटरेस्ट फैक्टर लगा लिया। क्लियर हो गई बात? तो एक इंस्टॉलमेंट ये पहली वाली जो कि ऑनिटी ड्यू के लिए थी, एडवांस पेमेंट, और बाकी 5 के लिए उन्होंने क्या लगा दिया? उसका इंटरेस्ट फैक्टर लगा दिया, ताकि वो फ्यूचर वाली वैल्यू भी आज के अमाउंट में क्या हो जाए? तब्दील हो जाए। क्लियर हो गई बात? चलिए, फॉर्मूला याद करने के बाद अब हम चलते हैं वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या निकालनी है हमने? हमने निकालनी है लीज की पेमेंट। परचेज कॉस्ट कितनी थी? 46,000। लीज पेमेंट को मैंने सपोज कर लिया x, अननोन फिगर है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। लीज पेमेंट अगेन x, PVIFA इंटरेस्ट रेट कितना था? 11%। आई की जगह मैंने 11% पुट कर लिया, और T-1 तो 6 - 1 यहां से आ जाएगा 5। क्लियर हो गई बात? एनी प्रॉब्लम? अब हमें जाना पड़ेगा दोबारा से अपने टेबल में जो आपको एग्जाम में गिवन होगा, और आपने यहां से डिस्काउंट फैक्टर निकालना है 11% पे। कौन से साल पे? 5वें साल पे। चलिए जी, 11% 5वां साल 3.69
59। ये आ गया हमारा डिस्काउंट फैक्टर। माइनस करेंगे क्योंकि ऑनिटी ड्यू है, पहले ईयर के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। लीज में ऑनिटी ड्यू, क्योंकि रूल यही होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट आपने जो है वो एडवांस में पे करनी होती है। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर डेफिनेटली फिर ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। फिर आपने एक स्टेप क्या करना है, फिर उसको 6 साल की ही डिस्काउंट फैक्टर फिर आपने किसका लेना पड़ेगा, 6 साल का। लेकिन नॉर्मली लीज का पैटर्न यही होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो एडवांस में देनी पड़ती है। चलिए जी, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करें। शाबाश, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इंटरेस्ट रेट लिख लिया था आपने, डिस्काउंट फैक्टर लिख लिया था। डिस्काउंट फैक्टर है 3.6959, एक तरफ लिख लें साइड पे और जरा सा इसको सॉल्व करें। 3.6959, ये फैक्टर टेबल आपको एग्जाम में मिलेगा, प्रोवाइड होगा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आपको। जी जनाब, कुछ आंसर आया? 6223 9796, नहीं भाई। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं इसमें। चलिए लेट्स सी, परचेज कॉस्ट आपने क्या रखी होगी? 46, x x ही रहा, x x ही रहा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 3.6955, ये वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 3.6959x, यहाँ पे 1x है और ये x से दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4.6959x। अब ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगी, जरा की क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 46,000 डिवाइडेड बाय 4.6959 इज इक्वल्स टू x। लीज पेमेंट कितनी आई? 9796 या जो भी है, ठीक बताया। चलिए अच्छी बात है। So let's see, आपका आंसर, मेरा आंसर क्या टैली करता है? 9796, तो सही आंसर निकाला था आपने, 9796। करिए ना, कॉपी कर लिया? ओके, केस नंबर 2 फॉर परचेज प्राइस। अब क्या निकालनी है आपने? परचेज प्राइस ऑफ 210
5 years lease period and annual lease payment is 47,030. Solve for the implied interest rate. कहना जरा इंटरेस्ट रेट निकाल के दिखाइए. चलिए जरा बिस्मिल्लाह करें, वैल्यूज पुट करें. फॉर्मूला याद है ना आपको? परचेज कॉस्ट बराबर होती है लीज पेमेंट प्लस लीज पेमेंट मल्टीप्लाई बाय PVIFA IT-1. ठीक है जी, मैं आपको इसका इंटरेस्ट रेट का टेबल ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ ताकि वहां से आप इंटरेस्ट रेट निकाल सकें. ये आ गया. मैंने सेंड कर दिया ग्रुप पे और ये आ गया आपका सवाल. केस नंबर 2 आपने सॉल्व करना है. अरे यार ग्रुप पे नहीं आया क्या? अच्छा मैंने कहीं और भेज दिया उसको. अब आ गया वो.
89966 899। फयाज आपका आ गया। हो गया।
चलिए जी स्टार्ट करते हैं जनाब, लास्ट टॉपिक। लेकिन अच्छा, इसका एक सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसा ही है, मिसिंग वैल्यू का स्लाइड शेयर करूंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। Okay, now the question is very important and this question is very important for your final exams as well. इसी से मिलता जुलता सवाल आपको मिलेगा क्योंकि इसमें वो दोनों टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो अभी तक मैंने आपको कराए हैं, टर्म लोन भी और लीजिंग भी। अच्छा जी, लीज फाइनेंसिंग वर्सेस डेट फाइनेंसिंग। कंपनी कोई एसेट एक्वायर करने जाती है, ऑप्शन होते हैं कि या तो वो खुद लोन ले ले, पैसा उठा ले और उस पैसे से एसेट खरीद ले, या दूसरा ये होता है कि वो किसी लीजिंग कंपनी से लीज पे जो है वो एसेट क्या कर ले, परचेज कर ले और उसको साथ साथ उसकी पेमेंट करती रहे। तो रूल ये है कि जिसके पैसे कम पड़ेंगे, एसेट की कॉस्ट इसमें कम पड़ेगी, वो पेमेंट हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सपोज कर ले एक चीज डेट फाइनेंसिंग से 1,25,000 की पड़ती है और लीज फाइनेंसिंग से वो 1,26,000 की पड़ती है, तो हम डेफिनेटली किसको प्रेफर करेंगे, डेट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो एसेट कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। और एसेट कॉस्ट पता चलती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से, कि जितना कैश फ्लो हम पे करेंगे डेट के साथ या लीज के साथ, तो उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू आएगी आज के दिन की, वो जिसकी कम होगी वो क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। खैर ये तो बात की बात है, कैसे प्रेफर करेंगे, पहले दोनों को कंपेयर करते हैं कि सिनेरियो क्या है और किस तरीके से इसको जो है वो हमने लेके चलना है। मोको विचेस टू अक्वायर $1 लाख डीग्रीसिंग मशीन। $1 लाख की इनको एक डीग्रीसिंग मशीन की जरूरत है, विच इट प्लान्स टू यूज फॉर 8 years, जिसको ये 8 साल क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस टाइम the machine has a residual value of 24,000 जाएगी, वो सब कितनी रह जाएगी। The asset falls into a 5-year property class for depreciation purpose। ठीक है जी, depreciation purpose के लिए इन्होंने जो मेथड यूज किया है ये कहलाता है मैकर्स, मॉडरेट एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू एक टेबल से निकाली जाती है, 5 साल की प्रॉपर्टी क्लास, 6 साल की प्रॉपर्टी क्लास, 10 साल की प्रॉपर्टी क्लास, तो ये वैल्यू आपको गिवन होती है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी अगली स्लाइड के अंदर वो 5 साल की जो डेप्रिसिएशन है वो आपको पता चल जाएगी, यानी खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। द कंपनी यूजेस आइदर अ ट्रू लीज और डेट फाइनेंस। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो लीज करा ले इसको या फिर डेट फाइनेंसिंग उधार लेके खरीद ले। Lease payment of 16,000 at the beginning of each of the 8 years would be required। जो लीजिंग कंपनी है उन्होंने कहा है जनाब कि आपको $16,000 की क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी हर साल के शुरू में, यानी ऑन इट ड्यू, पहली लीज एडवांस में देनी पड़ेगी। इफ डेट फाइनेंस, और अगर हम इसको डेट फाइनेंस करवाते हैं, द इंटरेस्ट रेट वुड बी 12% and the debt payment would be due at the beginning of each of the 8 years। और डेट पेमेंट जो होगी वो हर साल के शुरू में जो है वो आपको 8 साल तक पेमेंट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट वुड बी एमोटाइज एज ए मोर्गेज टाइप डेट इंस्ट्रूमेंट। जैसे भी आपको एमोटाइजेशन शेड्यूल बना के दिखाया था, वैसे ही आपने इंटरेस्ट को क्या करना है, एमोटाइज करना है, ताकि आपको एमोटाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया। द कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट। कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज 35%। which method of financing has the lower present value of the cash flow। आपसे कह रहे हैं दोनों यूज करें, डेट फाइनेंसिंग भी करें, लीज फाइनेंसिंग भी करें, और बताएं दोनों में से कम किसका है। तो जिसका कम होगा उसको क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा, ज्यादा वाले को छोड़ दिया जाएगा, कम वाले को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो सवाल है जनाब, लीज फाइनेंसिंग वर्सेस डेट फाइनेंसिंग, ये दोनों में से किस चीज को जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाए, लीज को या फिर डेट को। शुरू करें, चलें लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाइट अ लेंथी क्वेश्चन। शुरू करते हैं जनाब, सबसे पहले आ जाते हैं किसकी तरफ, लीजिंग ऑल्टरनेटिव की तरफ। ठीक है जी, पहले हम इसको लीजिंग ऑल्टरनेटिव। लीज में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। लीज में प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होती, शुरू में बताया था
कि जो लीजिंग कंपनी होती है वो खुद प्रॉपर्टी खरीदती है, अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराती है और आपको इस्तेमाल करने की दे देगी। इसका मतलब जब प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी आपकी होती तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते, प्रॉपर्टी आपकी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी लीजिंग कंपनी। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन का लीजिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन डेट में मसला ये होता है कि डेट में हमने 1 लाख का लोन लेना है, उस लोन से हमने वो क्या करनी है, मशीन क्या करनी है, परचेज करनी है। इसका मतलब प्रॉपर्टी किसके नाम पर होगी, आपके नाम पे होगी। तो इसका मतलब डेट फाइनेंसिंग में डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना पड़ेगा। अब वो जब आएगा तो देखते हैं कैसे चार्ज करते हैं। फिलहाल वी आर मूविंग टुवर्ड्स लीज ऑल्टरनेटिव। लीज के लिए हमें सबसे पहले एक डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, PFA, याद है ना, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, कि वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और उसको क्योंकि आपने फ्यूचर कैश फ्लो पे करना है तो उसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, डिस्काउंट फैक्टर। कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। ये फॉर्मूला है डिस्काउंट रेट निकालने का, कि अगर आप लीज फाइनेंस में निकालने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को 1 माइनस टैक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए जी देखते हैं जरा सवाल में। कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो कितनी है, यहां पर देखिए 12%। डेट फाइनेंस अगर होता तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी होती, 12%। तो 12% हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है और टैक्स ब्रैकेट कितना था, 35%। तो 1 माइनस 35% दैट इज इक्वल टू 65% आई गेस। चलें तो ये निकालने का डिस्काउंट फैक्टर कितना बनता है, कैलकुलेट करें। 12% मल्टीप्लाई बाय 0. हाँ कितना, 0. फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके दोबारा परसेंटेज में लेकर आए। तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर बनेगा आपका 7.8%। तो जब भी आपने सबसे पहले सवाल में इसका डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेना है, तरीका मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंट फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा जी, दोनों थोड़ा सा लेट आए हैं, थोड़ा सा एक दफा 2 मिनट में इनसे रिकैप करा दूं कि मैंने क्या कराना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसा ही सवाल आपको सॉल्व करना है अभी फाइनल टर्म के अंदर। सवाल है लीज फाइनेंस वर्सेस डेट फाइनेंस। दो अल्टरनेटिव्स हैं कि एक एसेट परचेज करना है आपने $1 लाख का, आप लीज भी करवा सकते हैं और डेट भी करा सकते हैं। लीज का मतलब कि लीजिंग कंपनी खुद खरीदे और आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दे, आप उसके साथ साथ इंटरेस्ट पे करते रहें और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट की कुछ कुछ वैल्यू पे करते रहें। जैसे ही साल कंप्लीट होगा वो एसेट आपका अपना हो जाएगा। डेट में ये है कि आपने 1 लाख का लोन उठाया बैंक से और उससे वो मशीन क्या कर ली, आपने परचेज कर ली। तो आपसे कह रहे हैं जनाब कि जिसकी वैल्यू कम होगी, प्रेजेंट वैल्यू, उसको आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है लीज में, और डेट में जिसकी वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब एसेट जिसमें सस्ता पड़ेगा वो हमने क्या करना है, परचेज करना है। तो पहले हमने शुरू किया है लीज से। लीज में हमने सबसे पहले क्या निकाल दिया, डिस्काउंट फैक्टर, यानी जिसमें हम अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। शुरू करें, ओके नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर एक कैश फ्लो का एक शेड्यूल बनाना है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, जिसको हमने पहले एमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहा था। और हमने उसका एक शेड्यूल तैयार करना है कि अगले आने वाले 8 सालों में ये एसेट किस तरीके से लीज पे एमोर्टाइज होगा। So we started 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 is the current value, आज के दिन एसेट खरीदा आपने, कितने का खरीदा आपने एसेट, 1 लाख का एसेट, और उसकी लीजिंग अमाउंट कितनी थी, मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि जो आप एनुअल लीज पे करेंगे वो कितनी, लीज पेमेंट ऑफ 16,000। तो 16,000 आपने जो है वो लीज पेमेंट करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, यानी कि 0 टाइम पर भी आप पहली लीज क्या कर देंगे, पे कर देंगे, क्योंकि लीज का रूल ही ये होता है कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस में जाती है। तो हमने यहाँ पर जनाब क्या करना है कि एक लीज पेमेंट बनानी है। तो लीज पेमेंट बनेगी 16,000 से शुरू करेंगे और आखिर में ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आखिरी जो आपने पे नहीं करनी, क्योंकि आखिरी साल में हम पहली लीज जो है वो एडवांस में क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। ठीक है जी, डन हो गया।
चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट कॉलम इज टैक्स का बेनिफिट। लीज कराने पे क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं होती, वो एसेट आपका अपना नहीं है। अगर लेट्स सपोज अगर आप एसेट परचेज करते तो अल्टीमेटली आपको उसमें 35% का क्या पे करना पड़ता, टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, तो इसका मतलब हर साल हम 35% टैक्स क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड दी टैक्स बेनिफिट। लीज कराने पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लीज करने वाली कंपनी ये टैक्स क्या कर रही होती है, अपनी जेब से पे। तो लीज पेमेंट में पहले साल आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, एडवांस पेमेंट में कोई नहीं मिलता, लेकिन उसके अगले साल से फिर आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। कितने परसेंट, चलेगा निकालिए 35% निकल 5,600। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखें तो साथ में लिख भी ले 35%, ताकि याद रहे कि ये 5,600 कहाँ से आ रहा है। 16,000 का 35%। टाइम जीरो पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसी साल उसको एक्वायर किया है, लेकिन उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उस साल आपको उसका जो है वो टैक्स बेनिफिट पता चलेगा, क्योंकि जिस साल आप खरीदेंगे अल्टीमेटली उस साल की इनकम स्टेटमेंट जो है वो तैयार नहीं हुई होगी, तो डेफिनेटली उस साल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अगले आने वाले सालों में आपको हर साल 35% का क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट कॉलम इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। 16,000 की लीज पेमेंट की, जिसमें से 5,600 का क्या मिल गया, टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो इसका मतलब ओवरऑल जो हमारा कैश फ्लो गया हमारे पास से, जो एक्चुअल पैसे गए वो कितने गए, पहले साल तो 16,000 ही गए, लेकिन उसके बाद हर साल जो है वो 10,400। और यहाँ पे तो और सेविंग्स ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ गई थी लीज पेमेंट की वो कितनी हो गई थी, 0, बट वी हैव अ टैक्स बेनिफिट ऑफ 5,600। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर -5,600 का कैश फ्लो जो है वो मिला। इसका मतलब हमारे पास से 1 रुपया भी नहीं गया, उल्टा हमको यहाँ पर फायदा हो गया कितने का, 5,600। पहली दफा इसको देख लो, सुकून से देख लो, फिर टाइम दूंगा, आराम से कॉपी कर लेना और खुद कैलकुलेट करके करना कॉपी। नाउ अब इसमें हमने क्या लगाना है, इस कैश फ्लो के ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, अपना डिस्काउंट फैक्टर, जो हमने पिछले स्लाइड पे खुद कैलकुलेट किया था कि डिस्काउंट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स परसेंट। तो हमने लेना है इसका डिस्काउंट फैक्टर 7.8%। अच्छा, अब ये परसेंटेज किसी टेबल में गिवन नहीं होगी, या तो 7% होता है या तो 8% होता है। अगर टेबल भी हम यूज कर लें तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन हमने खुद कैलकुलेटर से करनी होगी। फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, 1/1 प्लस आर की पावर n। ये लिख देता हूं एक दफा यहाँ पे, 1/1 प्लस आर की पावर n। ये आपके पास है डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1/1 प्लस 0.78, 0.078 होगा या 0.078, 1/1.078। जब आप इसको पहली दफा डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.078 becomes 0.927। एक नंबर और बता दें, 6। ठीक है जी, तो 0.9276। अब जब अगले साल पे जाएंगे तो इसी को किससे डिवाइड कर देंगे, 1.078 से। यानी ये जो आंसर आया इसको अगेन आपने डिवाइड कर दिया 1.078, तो पहले साल का बन गया। पहले साल में तो 0 पे है तो कोई डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई नहीं होता, 1 होता है, ये वो प्रेजेंट वैल्यू है तो डेफिनेटली इट्स 1। बट नेक्स्ट ईयर से ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले साल के लिए हो गया 0.9276, 0.86, एक और वैल्यू बताएं, चलिए जरा 8 साल का कैलकुलेट करें, शाबाश, जल्दी से लिखते भी नहीं साथ साथ। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर का रूल ये है कि इसको राउंड ऑफ नहीं करना, जो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज आए
उनको एज इट इज लिख लीजिएगा। बस जैसे जैसे आंसर आता रहेगा, अब जैसे ये आंसर आ गया, अब इसको फिर किससे डिवाइड कर दोगे, 1.078 से, तो अगला डिस्काउंट फैक्टर आता रहेगा, उसको लिखते रहोगे टेबल के अंदर। ईयर जीरो पे 1 है, ईयर जीरो पे 1, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पे ना 16,000 आज की, तो आज की वैल्यू 16,000 ही होगी, ना कम ना ज्यादा। जी जनाब, हो गए 8 साल के फैक्टर। याद रखिएगा, ये फैक्टर खुद कैलकुलेट करना होगा, ये टेबल में गिवन नहीं होगा, तो इसलिए कैलकुलेट करना आना चाहिए। टेबल वैसे तो गिवन होगा, लेकिन या तो उसमें 7 गिवन होगा या तो 8 गिवन होगा, तो बीच की कोई वैल्यू आ जाए तो फिर आपको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास आंसर कुछ ये आ रहे हैं, आई होप कि आप लोगों के भी यही आ रहे होंगे। 74048686868963725911 एंड 5433। तो अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए ताकि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। पहला तो 16,000 ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद से फिर वैल्यू चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगी। जी जनाब, आ गए आंसर्स। ये मल्टीप्लाई कर लिए सारे, चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कुछ ये आएंगे। 16,000 इंटू 1, ताकि वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाए उसकी।
8वें साल में मल्टीप्लाई माइनस में लिखेंगे 5600 इंटू 0.5433 माइनस का 5650 नेगेटिव फिगर में लिखी जाएगी। ये कुछ गलत कैलकुलेशन हुई थी शायद। ये कितनी है 3042 पॉइंट, तो 48 हटा दो फिर 3042। हाँ ये तो माइनस की फिगर है। ठीक है जी, डन। चले कैलकुलेट कर ले। ये सारी वैल्यूज प्लस है और ये वाली वैल्यू माइनस है। देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू नेट क्या आती है आपके पास। क्या आई 67441 मेरे पास, क्योंकि वहां पे चेंज आ रहा है तो ये मेरा भी चेंज होगा 67441। ठीक है जी, कैसे आया? आपने जितनी पॉजिटिव वैल्यूज थी उनको प्लस कर लिया और उसमें से ये वाली वैल्यू क्या कर दी, नेगेटिव वैल्यू उसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी। चलिए मैं इसको सही भी कर लूँ जरा। 3042 3042 और ये वाली वैल्यू है 767441 67441। So present value of cash flow is 67441। एनी इशू? क्लियर है? अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लीज करवाएंगे तो ये एसेट आपको आज की तारीख में कितने का पड़ेगा, 67,441 अगर आप लीज कराएं। चलिए जी, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था, डेट। अब हम देखते हैं कि जब डेट कराते हैं यानी लोन लेकर लगाते हैं तो फिर ये एसेट हमें कितने का पड़ता है, और अगर ये उसमें सस्ता पड़ेगा तो उसको कर लेंगे, इसमें सस्ता पड़ेगा तो इसमें कर लेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो मूव करते हैं डेट की तरफ। कॉपी कर लें तो जल्दी से, 2 मिनट दे रहे हैं, पहले कॉपी कर लिया। अच्छा जी, डेट में मसला क्या है, डेट में 2 मसले हैं। डेट में प्रॉपर्टी आपके अपने नाम पर होती है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी अगर आपके अपने नाम पर होगी तो डेफिनेटली आपको उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, लाजमी आपका एक एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस भी हो जाता है और पैसे भी आपकी जेब से नहीं जाते। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब आप इसको चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो आपको एक टैक्स की शील्ड मिल जाती है, एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जेब से कुछ पैसे गए नहीं है। प्लस दूसरी चीज कि जब आप डेट लेते हैं तो उस डेट के ऊपर आपने इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट भी क्या है, आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब आप देंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब उस पर भी आपको टैक्स की एक शील्ड जो है वो मिल जाती है। कंपनीज जब भी कोशिश करती हैं कि जितना काम इंटरेस्ट पे हो सकता है, जितना काम जो है वो डेट पे हो सकता है, उस पर काम करें, क्योंकि इससे हमें टैक्स पे एडवांटेज में मिल जाता है एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह से। हम अपना बहुत सा टैक्स जो है वो सेव कर लेते हैं
कर लेते हैं अगर हम काम करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। तो हमें टैक्स शील्ड कैलकुलेट करनी होगी कि हमें ओवरऑल टैक्स के ऊपर कितना बेनिफिट मिलता है अगर हम डेट की तरफ जाते हैं। शुरू करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का सबसे पहला काम ये होगा कि हमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है कि जो हमने 1 लाख का लोन लिया है उसमें जो है वो इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग अपना लीज वाला जो परचेज कॉस्ट कितनी भी आ सकती है, 1 लाख। क्योंकि उनका कहना ये था कि जो अब आप लोन पे करेंगे तो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आपने किसको देनी पड़ेगी, एडवांस में। तो लोन पेमेंट हमने निकालनी है, एक्स एक्स कर दिया 12% है, 8 - 1 लाइफ है। लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं पीवीआईएफए के टेबल से, आपको टेबल में वैल्यू मिल जाएगी 4.56। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया और आपकी लोन पेमेंट आपको आपकी 17 12% 4.56 3 था तो वो 3.4 कर दिया। अगर हम इसको अपने उस वाले फॉर्मूले से भी कर लें तब भी आंसर सेम ही आए। हमने शुरू में किया था जब हमने अमोर्टाइजेशन टेबल के लिए लोन की अमाउंट निकाली थी, लंबी काम करनी जा रही है। तो जब हमने कुछ 6 लाख को डिवाइड करके डायरेक्ट कर दिया ये वाली बात। 6 लाख को अगर हमारे 1 लाख का लोन है और डायरेक्ट अगर आप उसमें ऑलरेडी फैक्टर से डिवाइड कर दें तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम ही आएगा। तो अगर आप लीज फैक्टर का फॉर्मूला ना भी यूज करें तो आप डायरेक्टली भी इसको जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादा आसान तरीका ये है। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँच गए थे, हमने लोन निकाल लिया था। अब आप बनाएंगे लोन का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ये बनाना आपको आता है, मैंने आपको सिखाया था अभी शुरू में। 8 साल का लोन का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल चलेंगे, तो ना करें। ईयर एंड लोन की अमाउंट, एक्चुअल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की होइंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भी होगा, आगे 2 साल और भी होंगे। लोन की पेमेंट कितनी है, 17,973। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 12%। प्लस का 12% निकालीजिए 1 लाख का। पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि ऑन द स्पॉट पहली इंटरेस्ट दे रहे हैं आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 9843। ये जीरो ही, ये जीरो 0 1 2 3 4 5 6 और अब ये और भी आगे आ गया। जब वेरीफाई करते चले जाइएगा अपने आंसर को मेरे टेबल पे। प्रॉपर तरीके से खुद से बनाएं।
वैल्यूज प्रॉपर कैलकुलेट करके लिखिएगा, छापना मत शुरू कर दीजिएगा। हर चीज पता हो कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। ये 9843 कहाँ से आया? जो ओइंग अमाउंट थी, ठीक है जी, लाख की ओइंग थी, पहली इंस्टॉलमेंट एडवांस में दे दी थी, तो लाख में से ये अमाउंट निकल गई। ओइंग कितनी बची? 82,027। अब उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना था? 12%। तो ये जो वैल्यू है दरअसल इसका क्या है? 12%। इसका मतलब 17,973 में से 9843 का क्या निकल गया? इंटरेस्ट। तो बाकी बचा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को फिर क्या किया, इसमें से क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया। तो वन बाय वन करके सारी कैलकुलेशन खुद से करें। किसको बताइए? तो फिर आप उसको फिर उसमें ये जीरो पे करें उसको, वन से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मैंने, क्योंकि वन से किया है तो उसमें पहली इंस्टॉलमेंट निकाल दी, उसमें से डायरेक्ट 1 लाख में से तो अमाउंट आ गई 82,027। 12% का इंटरेस्ट रेट है। कितना बच रहा है? हाँ सही कर, हाँ करते हैं। जहाँ जहाँ पे नियरेस्ट डॉलर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करते हैं साथ। जो पॉइंट को कंट्रोल करना फिर बहुत अजाब बन जाता है। हो गया भाई, स्टार्ट करें।
चले बाकी भी कल बाद में कर लिया, कॉपी कर ले, थोड़ा टाइम कम है, बाकी जगह के कैलकुलेट कर लिया तो फिर से चेंज करूं स्लाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपेयरिंग amortization शेड्यूल, हम अब कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम अपना टैक्स बेनिफिट और टैक्स शील्ड को भी जो है वो सामने रखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड कि इसमें टैक्स शील्ड कैसे कैलकुलेट होती है और किस तरह से आप इसकी वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा जी, एंड ऑफ द ईयर, डेट पेमेंट, एनुअल इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स शील्ड बेनिफिट 35%, इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, दोनों पे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है इस वजह से, और इंटरेस्ट क्योंकि अल्टीमेटली हमारा इंटरेस्ट जब हम पे करेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो डेफिनेटली हम अपना टैक्स क्या कर लेंगे, उसके ऊपर सेव कर लेंगे। अगर हम लीज करते तो ये बेनिफिट हमको ना मिलता, ये दोनों बेनिफिट्स हमको नहीं मिलते अगर हम लीज की तरफ जाते। तो इस वजह से इसको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है कि डेट पे करने की वजह से ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे पास स्टार्ट हम करेंगे 0.1234567 पहले साल हमारी जो डेट की पेमेंट है वो तो सेम ही रहेगी, सब में 17,933 और आखिर में 20,000 माइनस, क्यों, ये उसकी सैल्वेज वैल्यू थी। अगर एसेट अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा जनाब कि 20,000 रुपए इसकी क्या थी, तो इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू है, हम इसको सेल करेंगे तो हमें 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसका मतलब कि इस अमाउंट के ऊपर हमको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी जब वो आता है तो समझाता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। एनुअल इंटरेस्ट आपने पिछली स्लाइड पे निकाला हुआ है हर जगह पे, ठीक है जी। तो हमने सिंपल क्या किया कि हमने एनुअल इंटरेस्ट की क्या अमाउंट कर ली, पेमेंट कर दी, ठीक है जी। ये आपने जो ओइंग का 12% आप लेते हुए आ रहे थे, तो ये आपकी क्या है, उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एक स्लाइड पे पीछे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 82,000 का आपने क्या लेना था, 12%। इसी तरह से 73,000 का आपने क्या लेना था, 12%। इसी तरह से 64,000 का क्या लेना था आपने। तो ये आपकी जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है जो हमने पीछे कैलकुलेट की हुई थी, इसको हमने उठा के एज इट इज पोस्ट कर दिया। 9843, 8843, 76, और यहाँ पर क्योंकि अब लीज ही खत्म हो जाएगी, डेट ही खत्म हो जाएगा, तो कोई इंटरेस्ट हमको पे नहीं करना। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन के बारे में ये कहा था कि डेप्रिसिएशन की जो एसेट था ये 5 साल की एसेट क्लास में था, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें, सवाल पे जाना पड़ेगा मुझे, लंबी कहानी, यहाँ पर देखिए, द एसेट फॉल्स इनटू ए 5-year प्रॉपर्टी क्लास फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, ठीक है जी। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन के लिए जो टेक्निक यूज की इन्होंने, इसको कहा जाता है मैकर्स, मॉडरेट एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। उसमें क्या होता है कि हर एसेट की एक क्लास बना देते हैं और उसको एक फिक्स अमाउंट से हर साल क्या करते रहते हैं, डेप्रिशिएट। तो ये वैल्यू आपको बनी बनाई मिलेगी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लेकिन जब मैं आपको सवाल दूंगा तो उसमें डेप्रिसिएशन आपको पहले से बता कर दूंगा कि जनाब आपने डेप्रिसिएशन कितनी पुट करनी है। पहले साल की डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है, 20,000, बोलिए। इसी मेथड से होगी, लीज में डेट फाइनेंसिंग के अंदर यही मेथड क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। पहले साल की 20,000, दूसरे साल की 32,000, तीसरे साल की 19,200, 11,520, 11,520 और 5,670। 5 साल की एसेट क्लास होती है तो उसको 6 साल तक डेप्रिशिएट किया जाता है, 8 साल की होती है तो उसको 1 साल ज्यादा डेप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि हम इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो ये डेप्रिसिएशन आपको बनी बनाई मिलेगी कि इस एसेट को आपने इस वैल्यू से क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो जो वैल्यू आपको मिले उसको एज इट इज क्या कर दीजिए, उसके अंदर आप शामिल कर दीजिए। क्लियर हो गई बात, दोबारा बताइएगा। ये इसकी सैल्वेज वैल्यू थी। सवाल में फिर चलते हैं वापस। हाँ 24 है, बिल्कुल सही 24 है। वहां पर भी टाइपिंग एरर हो गया लिखने से मेरा, इसको आप फिर देख लीजिए 24 से कर लेते हैं, सही है। या तो यहाँ चेंज कर लें या तो वहां चेंज कर लें, जैसा भी हो। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन के बाद अब आपने इन दोनों को प्लस करना है।
एनुअल इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन। प्लस करने देखें क्या बनता है, 9843 प्लस 20,000 बिकम्स 29,843। ठीक है जी। और इसमें हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, 35%, जिसमें ये एसेट क्लास के अंदर ये था, कंपनी थी, निकाले जरा 35% निकालें, इसका कितना बनता है 29,843 का 35% समझ गए, 445 तो आपने क्या करना है कि ये आपको टैक्स का क्या मिल गया, इसके ऊपर बेनिफिट मिल गया। डेट करने की वजह से इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन का बेनिफिट 35% के हिसाब से मिला। तो आपका जो एक्चुअल कैश फ्लो बना वो कितना बना, डेट पेमेंट कितनी थी 17,973, जिसमें से बेनिफिट कितना मिल गया 10,445। तो एक्चुअल जो कैश फ्लो जा रहा है, जो पैसे एक्चुअली जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं 17,973 में से 10,445 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको आपका एक्चुअल कैश फ्लो जो है वो पता चल जाएगा। कितना बना था कैलकुलेट करिएगा, मेरे हिसाब से 7528। चलिए यहां तक आगे कंप्लीट करें, फिर टेबल आपको एक लास्ट पॉइंट समझाते हैं, उससे करिएगा शाबाश जल्दी। कौन सी वाली, मैं समझा नहीं, दोबारा से तस्वीर खींच के भेजो। कर दिया। जब ये कर लें तो फिर आखिर में प्लस कर लीजिएगा, ये सारी वैल्यू प्लस करें, उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करें, देखें आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है, डेट से क्या आती है। प्लस करूं डेप्रिसिएशन 20,000 प्लस 32,000 प्लस 19,000 प्लस 11,520 प्लस 5760। नहीं प्लस क्या है आंसर। अच्छा अभी इसका डिस्काउंट फैक्टर भी लगा रहा है, एक स्लाइड और है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट वन इज, जब आपके पास सारे टैक्स फ्लो आ गए तो अब आपके पास जो डिस्काउंट फैक्टर था वो हमने कितना निकाला था 7.8%। अभी तो हमारे पास सिर्फ कैश फ्लो आया है, अब इस कैश फ्लो को आपने प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप फिर वैसे ही करेंगे, आफ्टर कैश फ्लो इसमें आपने वही वाला अप्लाई किया, तो आपके पास जो आंसर
अभी बताते हैं आपको